हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी मेक प्रोफेशनल, जहां पर हम नर्सिंग और हेल्थ केयर से जुड़े टॉपिक को सिंपल और प्रोफेशनल तरीके से समझाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निमोथेरेक्स। इस कंडीशन को आसान और इफेक्टिव तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए हमारा लंग्स एक बैलून की तरह काम करता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं, लंग्स एक्सपैंड होते हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, अगर बैलून में एक छोटा सा भी होल हो जाता है तो हवा लीक होने लगता है, बलून धीरे धीरे कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह अगर हमारे लंग्स की अंदर की एयर लीक होने लगे तो चेस्ट कैविटी में वो एयर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब एयर एक्यूमुलेट होता है, उसमें जमा होता है, तो उसके कारण लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम निमोथेरेक्स कहते हैं। इसका इम्पैक्ट पेशेंट के ब्रीथिंग पर होता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल रैपिडली गिरता है, मतलब कि ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्द डिक्रीज होता है। अगर ये टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। तो इन तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक स्किल है जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि निमोथेरेक्स होता क्या है। निमोथेरेक्स का मतलब होता है एयर इन चेस्ट, यानी लंग्स के बाहर और प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का जमा हो जाना। नॉर्मल कंडीशन में हमारे लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच एक प्लूरल स्पेस होता है, जिसमें प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव प्रेशर लंग्स को एक्सपेंड करके उसका नेचुरल शेप और फंक्शन बनाए रखता है। नेगेटिव प्रेशर एक सक्शन फोर्स की तरह काम करता है, जो लंग्स को चेस्ट वॉल के साथ चिपकाए रखता है। लेकिन किसी वजह से चेस्ट इंजरी हो या लंग डिसीज हो या किसी मेडिकल प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन हो, तो इस कैविटी के पैराइटल या विसरल लेयर डैमेज हो जाता है, तो प्लूरल स्पेस में एयर इंटर हो जाती है। ये एयर पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर आती है, जो लंग्स को कोलैप्स होने का कारण बनती है, और इसी कंडीशन को निमोथेरेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि निमोथेरेक्स की कितनी टाइप्स होते हैं। तो निमोथेरेक्स 6 टाइप्स के होते हैं। तो इसे अब एक एक करके स्टडी करते हैं, इसे समझते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप्स है सिंपल निमोथेरेक्स। तो सिंपल निमोथेरेक्स को समझने से पहले प्लूरल स्पेस को समझते हैं। इसको समझने के लिए डायग्राम जरूर देखें ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो प्लूरल स्पेस 2 लेयर के बीच की खाली जगह होती है, जो लंग्स की इर्द गिर्द होती है। एक लेयर लंग्स के करीब होती है, जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो दूसरी चेस्ट वॉल के करीब होती है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ये स्पेस नॉर्मल कंडीशन में एकदम पतली सी होती है और इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जो लंग्स के स्मूथली मूव करने में मदद करता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो विसरल प्लूरा है, यानी लंग्स की अपर लेयर जो होती है, वो रप्चर हो जाती है और एयर प्लूरल स्पेस में इंटर हो जाती है। ये रप्चर ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला के कारण होता है। फेस्टुला एक एबनॉर्मल कनेक्शन है जो ब्रोंकस यानी लंग्स की एयरवे और प्लूरल स्पेस के बीच बन जाती है। इसका मतलब है लंग्स की अंदर की एयर प्लूरल स्पेस में लीक कर रही है। ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब कि ये किस कारण से होता है। यहाँ पर एक वर्ड है डिफ्यूज इंटरस्टाइटल लंग डिसीज। ये एक कंडीशन है जिसमें लंग्स की अंदर की टिश्यू, जिसे इंटरस्टिशियम कहा जाता है, डैमेज या स्कारड हो जाता है। इस वजह से लंग्स वीक हो जाते हैं और रप्चर का रिस्क बढ़ जाता है। सीवियर एनीमिया के कंडीशन में लंग्स की एयर सैक्स यानी एल्वोलॉय टूट जाते हैं और उनकी वाल डैमेज हो जाती है। इन्फाइसीमा लंग्स को फ्रैगाइल बना देता है, जिससे रप्चर होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ पर वर्ड फ्रैगाइल का मतलब होता है नाजुक या कमजोर, जो आसानी से टूट जाए या खराब हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एक ग्लास की बर्तन फ्रैगाइल होता है, क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है। इस चीज को फ्रैगाइल कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रोमेटिक निमोथेरेक्स। तो ट्रोमेटिक निमोथेरेक्स जब भी होता है तो चेस्ट वॉल में कोई पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज जैसे कि टूटने वाली रिब्स, चाकू या गोली चेस्ट की वॉल को रप्चर करके प्लूरल स्पेस तक एयर इंटर होने के लिए रास्ता बना देती है। जब ये प्लूरल स्पेस में चली जाती है तो लंग्स कोलैप्स हो जाता है। ये रिब्स फ्रैक्चर के कारण कॉमन होता है, जिसमें फ्रैक्चर रिब्स के शार्प एज प्लूरा को पंचर कर
देते हैं और एयर को इंटर के लिए रास्ता बना देती है। इसके अलावा नाइफ वुंड या गन शॉट वुंड ट्रोमेटिक न्यूमोथेरेक्स के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के एयर प्लूरल स्पेस में चली जाती है। ये अक्सर उन लोगों में होता है जिसमें लंग्स में पहले से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इन्फाइसीमा जिसमें लंग्स की टिश्यू डैमेज हो जाता है। इन्फाइसेमेटोस बुले और ब्लेब्स लंग्स के टिश्यू में एक तरह के ब्लिस्टर या बबल जैसे होते हैं। ये ब्लिस्टर जनरली उन लोगों में बनते हैं जो इन्फाइसीमा से सफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर वर्ड बुले का मतलब होता है कि ये लार्ज ब्लिस्टर होते हैं जो लंग्स के अंदर बन जाते हैं। ये खुद लंग्स की सरफेस पे लार्ज एयर फिल्ड पॉकेट होते हैं। और ब्लेब्स भी बुले की तरह होते हैं, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं। इसका ब्लिस्टर छोटा होता है और ये भी लंग्स की सरफेस पे बनते हैं। इन्फाइसीमा में लंग्स की टिश्यू डैमेज हो जाता है और ये डैमेज होकर बुले और ब्लेब्स बनाते हैं और इन्हीं ब्लिस्टर के अंदर एयर इंटर होती है, क्योंकि ये थोड़े फ्रेग्राइल होते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं, जिससे एक रास्ता बन जाता है और एयर आसानी से इंटर हो जाता है। तो बेसिकली ये रप्चर बुले या ब्लेब्स प्लूरल स्पेस में एयर इंटर कराने लगते हैं, जिससे लंग्स का कुछ हिस्सा कोलैप्स हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। नेक्स्ट टाइप्स है ओपन न्यूमोथेरेक्स। तो ओपन न्यूमोथेरेक्स में प्लूरल कैविटी में एक ओपनिंग हो जाती है, जिससे एयर फ्रीली इंटर और एग्जिट करने लगते हैं। ये कंडीशन अक्सर सकिंग चेस्ट वुंड के साथ होता है। तो सकिंग चेस्ट वुंड क्या होता है इसको समझते हैं। तो सकिंग चेस्ट वुंड वो वुंड होता है जिसमें चेस्ट के अंदर बड़े होल या ओपनिंग होती है। ये होल इतना बड़ा होता है कि एयर इजिली उस ओपनिंग से प्लूरल कैविटी में इंटर कर सकती है और एक्सहेल भी कर सकती है। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट सांस लेता है, एयर उस ओपन वुंड से अंदर जाती है और जब वो एक्सहेल करता है तो उसी ओपनिंग से होल से बाहर निकल जाती है। इसमें एयर का फ्रीली आना जाना प्लूरल कैविटी में लंग्स को कोलैप्स कर देता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टाइप्स है क्लोज न्यूमोथेरेक्स। तो इस कंडीशन में प्लूरल कैविटी के अंदर एयर कलेक्ट हो जाती है, लेकिन ये एयर बाहर नहीं निकल पाती है। ये कैसे होता है? इंटरनल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स या एल्वोलॉय में कोई टीयर या रप्चर हो जाता है। ये टीयर लंग्स के अंदर की हवा को प्लूरल कैविटी में इंटर होने के लिए अलाउ करता है। जब एक बार इस कैविटी में एयर इंटर हो जाती है तो ये वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाती है, यानी फंस जाती है, क्योंकि इसके एस्केप करने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। जैसे जैसे एयर इस कैविटी में कलेक्ट होती है तो लंग्स उतना ही कंप्रेस होने लगता है, और जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा होने लगती है तो लंग्स कोलैप्स होने लगता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। नेक्स्ट टाइप्स है टेंशन न्यूमोथेरेक्स। तो इस कंडीशन में प्लूरल स्पेस में एयर हर एक्सपीरेशन यानी सांस लेने के टाइम पर, मतलब कि जब भी वो सांस लेगा उस टाइम पर इंटर करती है, लेकिन ये एक्सपीरेशन यानी सांस छोड़ने के टाइम पे बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये एयर इस कैविटी में ट्रैप हो जाती है, यानी फंस जाती है, और धीरे धीरे वहाँ पर एयर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ये कैसे होता है? जब प्लूरल स्पेस में एक ऐसी ओपनिंग हो जाती है जो कि वो वन में हो, मतलब कि एक ही रास्ता हो, बस जाने का ही हो और आने का कोई रास्ता ही ना हो। तो जब पेशेंट सांस लेता है तो सांस लेने के टाइम वन वे रास्ते के थ्रू एयर इंटर हो जाती है, लेकिन जब सांस छोड़ता है तब एयर वहाँ पर ट्रैप होने लग जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। जितनी ज्यादा एयर ट्रैप होती है उस स्पेस में प्रेशर उतना ही बढ़ता है और उसकी टेंशन इंक्रीज होती है। प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से अफेक्टेड साइड का लंग्स कंप्रेस हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट अब इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर यानी न्यूमोथेरेक्स के कौन कौन से काउज और रिस्क फैक्टर हैं जो इस डिसीज को काउज करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है चेस्ट इंजरी यानी डायरेक्ट डैमेज टू लंग्स। मींस अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से चेस्ट पर चोट लगती है तो इससे लंग्स की सरफेस पे डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। ये डैमेज प्लूरा यानी लंग्स के आउटर लाइनिंग को रप्चर कर देता है, जिससे एयर लीक होता है और न्यूमोथेरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रप्चर एयर ब्लिस्टर। तो रप्चर एयर ब्लिस्टर का मतलब है जब लंग्स के सरफेस पे स्मॉल एयर फील्ड सेक या बुले बन जाता है। ये बुले लंग्स में यूजुअली वीक स्पॉट होते हैं जो टाइम के साथ साइज में बढ़ जाते हैं। अगर ये बुले किसी वजह से रप्चर हो जाते हैं तो उसके अंदर का एयर डायरेक्टली प्लूरल स्पेस में चला जाता है। ये एयर लीकेज न्यूमोथेरेक्स का काउज बन सकता है, जिसमें लंग्स कोलैप्स हो जाता है। ये कंडीशन ज्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो क्रोनिक लंग डिसीज जैसे COPD से
सफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लंग डिसीज। तो लंग डिसीज जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसे इन्फाइसीमा और अस्थमा जैसी डिसीज में लंग्स का टिश्यू वीक हो जाता है। ये डिसीज लंग्स के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है, जिससे लंग्स का सरफेस पर बुले यानी एयर फिल्ड सैक बनने लगती है और यही वीक स्पॉट रप्चर के कारण न्यूमोथेरिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग बेसिकली लंग्स को डायरेक्ट डैमेज करता है। सिगरेट में मौजूद केमिकल और टॉक्सिन लंग्स के टिश्यू को वीक करते हैं। ये डैमेज क्रोनिक डिसीज जैसे COPD, इन्फाइसीमा और अस्थमा जैसी डिसीज का रिस्क बढ़ता है, जो लंग्स के टिश्यू को ज्यादा वनरेबल बना देते हैं। स्मोकिंग से लंग्स में बुल्ले का फॉर्मेशन बढ़ता है, जो आसानी से रप्चर हो जाते हैं, जो न्यूमोथेरिक्स का काउज बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक। अगर किसी फैमिली में न्यूमोथेरिक्स का हिस्ट्री है तो उनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर फैमिली मेंबर में वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पास होते हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है इवन विदाउट एनी मेजर एक्सटर्नल काउज। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर थोरासेंटेसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि थोरासेंटेसिस होता क्या है। तो थोरासेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें चेस्ट कैविटी से फ्लूइड या एयर को रिमूव करते हैं, और उस फ्लूइड या एयर को रिमूव करने के लिए नीडल या कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि थोरासेंटेसिस के बाद पंचर साइट से एयर लीक होने लगती है, जिसके कारण न्यूमोथेरिक्स हो जाता है। ये टिपिकली तब होता है जब नीडल या कैथेटर लंग्स के सरफेस को टच करता है और उस वजह से एयर प्लूरल स्पेस में चली जाती है, जिसके कारण न्यूमोथेरिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस न्यूमोथेरिक्स। अगर एक पर्सन को पहले से न्यूमोथेरिक्स हो चुका है तो उसमें भी दोबारा न्यूमोथेरिक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, मतलब कि न्यूमोथेरिक्स कैसे क्रिएट होती है, कैसे एराइज होती है। तो इसमें सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे, जैसे कि चेस्ट इंजरी या रप्चर एयर ब्लिस्टर। जो भी इसके काउज हैं वो सबसे पहले आएंगे। जो इनके सभी काउज हैं वो लंग्स की वाल को रप्चर करते हैं, और रप्चर होने की वजह से प्लूरल स्पेस में एयर इंटर हो जाते हैं, जिसके कारण न्यूमोथेरिक्स होता है। और जब प्लूरल स्पेस में एयर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर एयर एक्युमुलेशन होता है, यानी एयर इकट्ठा होता है, और उसी कंडीशन को न्यूमोथेरिक्स कहा जाता है। और उसके कारण प्लूरेटिक चेस्ट पेन, टैकीपीनिया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसी सिम्टम देखने को मिलता है, और इन सब वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम के बारे में कि न्यूमोथेरिक्स के कंडीशन में कौन कौन सी साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। तो इसका पहला पॉइंट है शार्प चेस्ट पेन। तो न्यूमोथेरिक्स में शार्प चेस्ट पेन होता है जो सडनली वन साइड ऑफ द चेस्ट में स्टार्ट होता है। ये पेन डीप ब्रेथ लेने या कफिंग के टाइम बढ़ सकता है। इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके चेस्ट पर छुरी से वार किया हो। ये पेन आपको टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट फील करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो न्यूमोथोरिक्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो गहरी सांस नहीं ले पा रहा है। लंग्स का कोलैप्स हो जाने से ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटनेस ऑफ चेस्ट। तो इसमें पेशेंट को लगता है जैसे उसकी चेस्ट पर कोई वेट या प्रेशर हो। ये फीलिंग अक्सर पेन के साथ होती है और ब्रीथिंग करने में डिस्कम्फर्टनेस होती है, और ये ज्यादा डीप ब्रीथ लेने पर बढ़ सकता है। मतलब कि जब पेशेंट डीप ब्रीथ लेगा तो उसकी पेन और ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोसिस। तो साइनोसिस एक वार्निंग साइन है जो बॉडी को ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि इससे पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मींस बॉडी को ऑक्सीजन का नीड की कमी हो रही है, मतलब कि जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रही है। इसमें क्या होता है कि आपका स्किन या लिप्स का कलर नीला या पर्पलिश हो जाता है। ये तब होता है जब लंग्स प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। न्यूमोथेरिक्स में जब लंग्स का एक हिस्सा कोलैप्स हो जाता है तो बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे लिप्स, फिंगर या टोए का कलर बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर टैकीकार्डिया। ये तब होता है जब बॉडी को ऑक्सीजन की कमी से स्ट्रगल कर रही होती है और हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करने पर मजबूर कर देता है, जिससे हार्ट बीट तेज हो जाते हैं और इसी कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कफ। तो न्यूमोथोरिक्स में कफ भी हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। ये अक्सर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट के साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। तो फटीग में पेशेंट को एक्सट्रीम थकान और वीकनेस फील होती है। ये बॉडी के ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से होता है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स होने के बाद बॉडी को सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है
असिमेट्रिक चेस्ट एक्सपेंशन। तो निमोथोरेक्स में असिमेट्रिक चेस्ट एक्सपेंशन देखी जा सकती है, जिससे पेशेंट का वन साइड ऑफ चेस्ट कैन नॉट प्रॉपर्ली एक्सपेंड, मींस पेशेंट का एक साइड का लंग्स प्रॉपर्ली नहीं फैल पाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अफेक्टेड लंग कोलैप्स होने के कारण सांस लेने के प्रोसेस में फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, जिससे एक साइड का लंग्स तो प्रॉपर्ली एक्सपेंड होता है लेकिन अफेक्टेड साइड वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं हो पाता है। अब्सेंट और डिसमिस्ड ब्रीथ साउंड। तो निमोथोरेक्स में अफेक्टेड साइड पर ब्रीथ साउंड या तो बिल्कुल अब्सेंट होती है या बहुत कम सुनाई देती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो जाने की वजह से एयर की मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिससे साउंड अब्सेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टलेसनेस। तो निमोथोरेक्स में पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील होता है, जिसमें वो बेचैन रहता है और शांति से नहीं बैठ पाता है। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिससे ब्रेन और बॉडी दोनों अलर्ट हो जाते हैं और पेशेंट अनईजी और एंजियस फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइटी। तो निमोथोरेक्स में पेशेंट को एंजाइटी होती है, सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें घबराहट और टेंशन होती है, जिससे उसकी मेंटल स्टेट पर अफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण एंजाइटी होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, मींस निमोथोरेक्स की कौन कौन सी टेस्ट है जो इस डिसीज को आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट को कौन सा निमोथोरेक्स हुआ है या कौन सी डिसीज हुआ है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट से सिम्टम, पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और हैबिट्स के बारे में पूछा जाता है। इसमें ये जानने की कोशिश किया जाता है कि पेशेंट कब से चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसे रिसेंट में कोई इंजरी या चोट फील की थी या फिर उनका कोई स्मोकिंग या लंग डिसीज का कोई हिस्ट्री है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पेशेंट की कंडीशन को समझने में मदद मिलती है और आगे डायग्नोस का डायरेक्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट निमोथोरेक्स का है तो इस कंडीशन में स्पेशली चेस्ट एरिया को एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि निमोथोरेक्स लंग से रिलेटेड कंडीशन है, इसलिए चेस्ट का डिटेल एग्जामिनेशन जरूरी होता है। परकशन और अस्कल्टेशन टेक्निक यूज करके लंग साउंड और एबनॉर्मलिटी चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे निमोथोरेक्स के डायग्नोस के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें पेशेंट की चेस्ट का इमेज लिया जाता है, जिससे हम देख सकते हैं कि लंग्स की किस पार्ट में लंग्स कोलैप्स हुआ है। निमोथोरेक्स के एक्सरे इमेजिंग में अफेक्टेड साइड पर आसपास की एक्स्ट्रा एयर दिखाई देती है। ये टेस्ट निमोथोरेक्स को कंफर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक यूजफुल टेस्ट है जो निमोथोरेक्स के डायग्नोस में हेल्प करता है। ये टेस्ट जल्दी से डायग्नोस करने में मदद करता है और हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेटिंग में काफी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबीजी टेस्ट। तो एबीजी टेस्ट में पेशेंट के ब्लड सैंपल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेजर किया जाता है। निमोथोरेक्स के केस में अगर लंग्स कोलैप्स हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है। तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि पेशेंट की ब्रीथिंग और ऑक्सीजनेशन कितनी इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक डिटेल इमेजिंग टेस्ट है जो निमोथोरेक्स को एक्यूरेटली डायग्नोस करने में मदद करता है। जब चेस्ट एक्सरे से क्लियर डायग्नोस का पता नहीं चलता है तो सीटी स्कैन का यूज किया जाता है। ये टेस्ट ज्यादा प्रिसाइज इमेज प्रोवाइड करता है और लंग्स के कोलैप्स को क्लियरली दिखाता है। सीटी स्कैन से हमें निमोथोरेक्स का साइज और लोकेशन भी पता चल सकता है। तो नेक्स्ट अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। अभी तक हमने निमोथोरेक्स के बारे में काफी कुछ समझा और मुझे पता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो। तो मैनेजमेंट के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले चलो थोड़ा सा फन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन लाया हूँ जो ना सिर्फ आपके सोचने पर मजबूर करेंगे बल्कि आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है और अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको फॉलो करूंगा। आपको बस मेरी इंस्टाग्राम आईडी वी मेक प्रोफेशनल पर जाकर फॉलो लिख कर भेजना है। तो देखते हैं कौन जीत पाता है। ये सिर्फ पहले 10 लोग जो कमेंट करने वाले हैं उनके लिए है। तो इसका पहला क्वेश्चन है निमोथोरेक्स में एयर किस जगह पर कलेक्ट होती है, और सेकेंड क्वेश्चन है निमोथोरेक्स डायग्नोस करने के लिए सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। दोनों क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, तो कमेंट में आप जल्दी जल्दी सही आंसर दीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। नेक्स्ट अब इसकी
मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो निमोथेरेक्स का कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं होता है, लेकिन चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी हुई है तो उसे एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। तो निमोथेरेक्स के मेडिकल मैनेजमेंट एक्चुअली सपोर्टिव होता है। नेक्स्ट अब इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। निमोथेरेक्स के ट्रीटमेंट में कुछ माइनर और मेजर सर्जरी इन्वॉल्व होती है, जिससे निमोथेरेक्स को ट्रीट किया जाता है। इसका मेन गोल होता है कि एयर को प्लूरल स्पेस से निकालना और लंग्स को री एक्सपेंड कराना होता है। तो इसका पहला पॉइंट है थोरासेंटेसिस। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें एक नीडल को प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करके एयर या फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर निमोथेरेक्स की कंडीशन है तो यहाँ पर एयर को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। अगर निमोथेरेक्स लार्ज हो तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है। इसमें एक छोटे से ट्यूब को इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करके प्लूरल कैविटी से एयर निकाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरोडेसिस। ये प्रोसीजर उन पेशेंट के लिए होता है जिनके निमोथेरेक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, मतलब कि उसे बार बार निमोथेरेक्स होता है। इसमें प्लूरल स्पेस को सील करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है ताकि एयर को लीक होने से रोक सके और निमोथेरेक्स ना हो। लास्ट पॉइंट है थोरेक्टोमी। ये एक मेजर सर्जरी है जो उन केसेज में की जाती है जब निमोथेरेक्स का एयर परसिस्टेंट लीक होता हो और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से रिलीफ ना मिले। इसमें चेस्ट वाल को ओपन करके डायरेक्ट इंटरवेंशन किया जाता है, जैसे ब्लेड रिसेक्शन या लंग रिपेयर। ये सभी प्रोसीजर निमोथेरेक्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है और उसका सिलेक्शन पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब हम इसके सपोर्टिव केयर के बारे में बात करते हैं। ये वो ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स फील करवाता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करता है इसमें वो चीजें शामिल होती है जो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करती है और उनकी रिकवरी को बूस्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी निमोथेरेक्स के ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जाता है जो पेशेंट को बेटर ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करता है। ये लंग्स को री एक्सपेंड करने में मदद करता है और ट्रैपेड एयर को क्विकली रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इससे पेशेंट को रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज पेशेंट के लिए एक इफेक्टिव सपोर्टिव केयर होती है। ये एक्सरसाइज लंग्स को एक्सपेंड करने में मदद करता है और एयर को प्लूरल कैविटी से निकालने में हेल्प करती है। इससे पेशेंट को रिलैक्स फील होता है और उसका ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होता है, साथ ही साथ उसकी ऑक्सीजन लेवल भी स्टेबल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। तो रेस्ट एंड स्लीप निमोथेरेक्स के रिकवरी प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा रेस्ट और प्रॉपर स्लीप से बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलता है जो लंग्स को रिकवर करने में मदद करता है। जब पेशेंट प्रॉपरली रेस्ट करता है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्रीथिंग कंफर्टेबल होती है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग निमोथेरेक्स के पेशेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सही पोजीशन से लंग्स को स्पेस मिलता है और ब्रीथिंग ज्यादा कंफर्टेबल होती है। अफेक्टेड साइड को नीचे रखना या अपराइट पोजीशन में रहना एयर को एफिशिएंटली रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये सिंपल स्टेप पेशेंट को रिलैक्स फील करवाता है और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। तो डाइट निमोथेरेक्स की रिकवरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंट को हाई प्रोटीन फूड जैसे चिकन एग खाना चाहिए ताकि बॉडी को हीलिंग में मदद मिले। फ्रूट्स और वेजिटेबल से विटामिन मिलते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और सबसे जरूरी अच्छी हाइड्रेशन से बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे वीकनेस वेट लॉस जैसी कंडीशन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। तो इरिटेंट्स को अवॉइड करने से निमोथेरेक्स की रिकवरी में काफी हेल्प मिलती है। स्मोक, डस्ट और स्ट्रॉन्ग केमिकल से लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। उल्टा लंग्स की वाल को डैमेज करता है, इसलिए सिगरेट, स्मोक, पॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग फ्यूम से बचना चाहिए। ये सिंपल स्टेप लंग्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और रिकवरी को फास्ट करता है। लास्ट पॉइंट है चेंज लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने से रिकवरी में हेल्प होती है। हेल्दी हैबिट जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्मोकिंग से बचना रिकवरी प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है। नेक्स्ट अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो इसका सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पाइमा। नेक्स्ट पॉइंट है अरिथमिया और लास्ट पॉइंट है रिस्पायरेटरी फेलियर। तो ये सब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफी कुछ सीख लिया। अगर आपको कभी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा या मेरी इंस्टाग्राम आईडी वी मेक प्रोफेशनल पर जाकर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।